जो पॉलिसीज हैं सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम के मायने ये होते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्री है, यानी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए लिमिट रखी गई है 5 करोड़ तक की बस। यानी 5 करोड़ में सारी सूक्ष्म उद्यम इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। और 5 से 50 करोड़ तक का जो रखा गया है वो है लघु उद्यम के लिए, यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। लेकिन ये कन्फर्म है कि कॉरपोरेट इसमें भी नहीं आता है। कॉरपोरेट नहीं आता है का मतलब, कॉरपोरेट सेक्टर की पॉलिसियाँ नॉर्मली 50 करोड़ से ऊपर के सम इंश्योर्ड से स्टार्ट होती हैं और ये दोनों पॉलिसियाँ 50 करोड़ पर ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो 50 करोड़ का सम इंश्योर्ड है वो भी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन होता है। तो ये सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है, सारी कंपनियों के लिए यही यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है। अब इसमें ये जरूर है कि इन पॉलिसियों को आप इंडस्ट्रियल रिस्क के लिए, नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क के लिए, किसी भी टाइप के स्टोरेज के लिए, किसी भी टाइप की यूटिलिटी और टैंक के लिए दे सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इसमें। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ इंडस्ट्री, कुछ नॉन इंडस्ट्रियल रिस्क ऐसी होती हैं जहाँ पर कि कोई टर्नओवर नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई आउटपुट नहीं होता, फिर भी फायर पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। जैसे होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है। और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, टर्नओवर होता है, वहाँ तो फायर पॉलिसी लगेगी लगेगी। तो ये सारे के सारे रिस्क फायर पॉलिसी का ही पार्ट है और सभी फायर पॉलिसी में इंश्योर्ड हो जाते हैं एक ही पॉलिसी में। इन सबके लिए सेपरेट पॉलिसी लेने की दरकार नहीं है। अब जो चेंजेस किए गए हैं वो आपके नोटिस में आ चुके हैं कि 12 से बढ़ाकर 14 पैरल किए गए। दोनों पैरल जो डिलीट होते थे उनको बंद कर दिया गया। सम इंश्योर्ड के हिसाब से दोनों की लिमिट फिक्स कर दी गई। कंपल्सरी एक्सेस की भी लिमिट फिक्स कर दी गई। कंपल्सरी एक्सेस टेरन के केस में डिफरेंट रख दिया गया और दोनों पॉलिसीज का मिनिमम प्रीमियम 500 प्लस जीएसटी और 1000 प्लस जीएसटी रख दिया गया है। ये चेंजेस फायर की दोनों पॉलिसियों में किए गए हैं, लेकिन तीसरी जो पॉलिसी जो कि पहले से चली आ रही है, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है। वो एज इट इज थी, एज इट इज है, एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि उसके प्रोविजंस 50 करोड़ से ऊपर के लिए ही लागू होते हैं। जहाँ तक 50 करोड़ की कोई शॉप, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल यूनिट है, उसको वो उस पॉलिसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत क्लियर है। अब क्योंकि पॉलिसी का नाम फायर है और फायर का नाम सुनते ही हर आदमी समझता है कि फायर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि फायर रिस्क कवर्ड है, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि फायर इंश्योरेंस के नाम से जो पॉलिसी इशू होती है उसमें 14 पैरल कवर्ड है। फायर तो उनमें से केवल एक है और आधे से ज़्यादा पैरल ऐसे हैं जिनका फायर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन वो सब फायर पॉलिसी का पार्ट है और वो पैरल्स नुकसान करते हैं, उनकी इवेंट्स होती हैं, ऑल ओवर इंडिया होती हैं, ज़्यादातर उन्हीं में से क्लेम आते हैं, फायर के तो नॉर्मली कम आते हैं। फायर की कहीं कोई ऑल इंडिया में एक घटना होती है तो वो तुरंत हाईलाइट हो जाती है, न्यूज़ पेपर्स वगैरह में भी आ जाती है, टीवी वगैरह में भी आ जाती है, मीडिया में, किस फैक्ट्री में आग लगी। तो ऐसा महीने में कोई 1 या 2 बार सुनने को मिलता है। लेकिन रॉड से नुकसान हो गया, स्ट्राइक से नुकसान हो गया, फ्लड से नुकसान हो गया, साइक्लोन से नुकसान हो गया, एक्सप्लोजन से नुकसान हो गया, इम्प्लोजन से नुकसान हो गया, लाइटनिंग से नुकसान हो गया, ऐसी घटनाएं तो होती रही। कहीं सब्सिडेंस है, कहीं लैंड स्लाइड है, कहीं रॉक स्लाइड है। जितने भी फायर के पैरल हैं, 13 पैरल और हैं फायर के अलावा, अर्थक्वेक है, टेररिज्म है, थेफ्ट है, ये सब भी तो अपने आप में नुकसान करने वाले पैरल ही हैं, जोखिम का कारण ही है, इसलिए तो पॉलिसी में कवर्ड है। तो फायर को, क्योंकि फायर वर्ड अपने आप में हाईलाइटेड है,
तो फायर को इसी तरीके से समझिए कि फायर के मायने हैं फ्यूल को जब ऑक्सीजन मिलता है, एक सर्टेन टेम्परेचर से एक्सीड करता है और वो फैलता चला जाता है, इग्निशन कन्वर्ट होती चली जाती है, तो फायर हो जाती है। लेकिन फायर किसी भी चीज़ को हो सकती है, वुड है, फैब्रिक्स है, सिंथेटिक है, मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, पेपर्स हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, कोई भी सोर्स हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो, किसी की भी इवन बॉडी हो, दे आर ऑल सब्जेक्ट टू फायर। अब देखिए इसमें क्या पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में IRDA ने डिसीजन लिए, फायर की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, उसमें ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन जोड़े, अर्थक्वेक को ऐड किया, टेररिज्म को ऐड किया, थेफ्ट को ऐड किया, बुश फायर की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर जोड़ करके इम्पैक्ट डैमेज की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया, किसी भी तरीके के इम्पैक्ट लॉस को शामिल करके, एयरक्राफ्ट को उसमें मर्ज करके, थेफ्ट पैरल से फायर पॉलिसी में थेफ्ट पैरल होना बहुत बड़ी बात है, हालांकि उसका स्कोप लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन थेफ्ट को या बर्गलरी को कवर करने के लिए फायर के साथ कॉम्बिनेशन में बर्गलरी पॉलिसी ली जाती थी, आज भी ली जाती है। पर अब थेफ्ट इन दोनों पॉलिसीज का भी पार्ट हो गया, जिसमें कि थेफ्ट की रिस्क केवल उस हालत में कवर की जाएगी जबकि लॉस किसी भी और दूसरे पैरल से हुआ, यानी 13 पैरल्स में से अगर किसी भी दूसरे पैरल से लॉस हुआ है और उसके बाद थेफ्ट हुई है तो एक क्लेम पेड। एक्सक्लूसिव थेफ्ट कवर नहीं होगी क्योंकि एक्सक्लूसिव थेफ्ट बर्गलरी का पार्ट है, उसमें भी एड ऑन कवर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के कवर कराई जाती है। अब इसमें से दोनों पैरल जो कि नॉर्मली डिलीट किया जाते थे, जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में आज भी डिलीट किए जाते हैं, अब बंद हो, अब उनको डिलीट नहीं कर सकते। कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ना तो RSMD सेट ऑफ पैरल्स को, ना ही STFI सेट ऑफ पैरल को, ना तो अपनी रिक्वेस्ट पर या इंश्योर्ड की रिक्वेस्ट पर डिलीट नहीं करेगी। यानी कि पॉलिसी इश्यूएंस की डेट से लेकर के पॉलिसी की एक्सपायरी डेट तक ये 14 के 14 पैरल कंटिन्यू रहेंगे। तो क्लैरिटी हो गई ना पॉलिसी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी हो गया, मिस सेलिंग में नहीं होगी, जो लैंग्वेज थी बड़ी जारगन थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, वो भी सिंप्लीफाई होगी। ना तो इंश्योर की रिक्वेस्ट पे होगा, ना ही इंश्योर की रिक्वेस्ट पे होगा। और इसके अलावा इनबिल्ट कवरेज बढ़ाती है पॉलिसी, तो कवरेज को कंप्लीट किया गया है, क्योंकि आधी अधूरी पॉलिसी दे दो और फिर पैसे के लालच में इंश्योर अपनी पूरी रिस्क को भी कवर नहीं करा पाए, हर चीज़ का प्रीमियम चार्ज करो, वो सिचुएशन थी पहले, वो आ गई है। तो कॉरपोरेट जगत के कस्टमर्स तो उसको डील कर सकते हैं हर चीज़ का एडिशनल प्रीमियम देकर। आप माइक्रो वाले से भी यही एक्सपेक्ट करो, आप दुकानदार से भी यही एक्सपेक्ट करो। तो देयर आर क्लासिफिकेशंस ऑफ द सोसाइटी इन द कमर्शियल सेगमेंट्स, ऑल आर नॉट इक्वल। एक शॉपकीपर को आप एक कॉरपोरेट से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उनकी पॉलिसियों कुछ अलग से बेनिफिट हो, स्मॉल और मीडियम वाले एंटरप्राइजेज की पॉलिसी में कुछ अलग से प्रोविजन हो, कॉरपोरेट के लिए कुछ अलग से प्रोविजन हो, तो एक क्लैरिटी आ जाती है। अब बहुत सारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल प्रोविजंस चले आ रहे थे उनकी लिमिट्स बढ़ाना जरूरी हो गया था, तो बढ़ा दी गई, क्योंकि 2002 का टैरिफ है, 2007 में डिटैरिफिंग हो गई, उसके बाद से कोई चेंज हुए ही नहीं, और इन बातों को 20-20 साल हो गए। तो आर्किटेक्ट, सर्वेयर और कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस बढ़ाई गई, 3% से डबल तो नहीं की, लेकिन 5% बढ़ा दी गई।
रिमूवल ऑफ डेब्रीज को 1% बढ़ा के 2% किया गया क्लेम्स अमाउंट का। एडिशंस, अल्ट्रेशंस और एक्सटेंशंस को बढ़ा दिया गया, जो कि पहले एक्स्ट्रा प्रीमियम पर ही कवर होता था, एज एन एड ऑन ही कवर होता था, अब वो इनबिल्ट बना दिया रिस्क पॉलिसी का। टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक भी अब इनबिल्ट पार्ट है पॉलिसी का। कवर फॉर स्पेसिफिक कंटेंट्स भी इशू किया जा सकता है ऐसी पॉलिसी में। आप देखिए फायर की पॉलिसी में आप यूनिट की यानी कमर्शियल यूनिट का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं और उसके सामान का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं, अदर देन गो डाउन, अदर देन स्टॉक। स्टार्टअप एक्सपेंसेस भी अब कवर हो गए इसमें। लोकल अथॉरिटी की वजह से अगर उसने कोई ऑर्डिनेंस निकाला और इंश्योर्ड को कोई पैसा खर्च करना पड़ा तो वो पैसा वो उसको आउट ऑफ पॉकेट बियर करना पड़ता था। अब वो इस पॉलिसी का पार्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मिल रही है बस। प्रीलोडेड सॉफ्टवेयर की रिस्क कवर हो गई, स्टॉक एंड इंटरेस्ट की रिस्क कवर हो गई और फ्लोटर की रिस्क कवर हो गई। और फ्लोटर के लिए तो एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये कर दी गई कि माइक्रो इंडस्ट्री वालों से तो कोई भी एड ऑन का प्रीमियम भी नहीं लेना है। हाँ, एसएमई वालों से आप ले लीजिए, यानी कि लघु उद्यम वालों से ले लीजिए, लेकिन माइक्रो वालों से नहीं लेना जिनकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो फ्लोटर रिस्क अगर इंश्योर्ड को चाहिए, और नॉर्मली चाहिए होती है, जहाँ पर कि उनके गोडाउन मल्टीपल लोकेशन पे होते हैं तो बात तो चाहिए ही होती है, क्योंकि हर इंश्योर्ड अपने गोडाउंस को जो कि मल्टीपल लोकेशंस पर हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, उनके मार्केटिंग सिस्टम के लिए उनको एक ही पॉलिसी में एक ही सम इंश्योर्ड के तहत इंश्योर कराना चाहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ गोडाउन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लोटर कवर के तहत उन सबको कवर किया जा सकता है, लेकिन उसकी डिटेल, उसकी लोकेशन और उसका वैल्यू, ये सब चीज़ें इंटीमेट करना जरूरी है। इसी तरीके से स्टॉक्स के लिए अगर कहीं फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस हैं, और ऐसा होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है कि स्टॉक वैल्यू में फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस आते हैं, सीजनल भी हो सकते हैं, फेस्टिवल बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, तो वहाँ डिक्लेरेशन पॉलिसी भी दी जा सकती है। लेकिन फ्लोटर डिक्लेरेशन नाम की अब कोई पॉलिसी नहीं है, या तो फ्लोटर होगी या डिक्लेरेशन होगी। सम इंश्योर्ड निकालने का जो पैटर्न फिक्स किया गया वो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि जितने भी कन्फ्यूजन्स वैल्यू पर होते थे और होते हैं आज भी, उससे वो स्टैंडर्डाइज हो गए, वो बंद हो गए। जब ये कंफर्म हो गया कि आपको बिल्डिंग का भी, प्लांट एंड मशीनरी का भी, फर्नीचर एंड पिक्चर का भी इंश्योरेंस ही रीस्टेटमेंट वैल्यू पर करना है, तो और बाकी सारी वैल्यू बेकार है, चाहे वो परचेज वैल्यू हो या रीसेल वैल्यू हो या बुक वैल्यू हो या डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो, और कोई भी वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। रीस्टेटमेंट वैल्यू ही अप्लाई करेगी। अगर डिफरेंट वैल्यू लेनी है तो केवल वो स्टॉक के केस में होंगी, जो कि नेचर ऑफ स्टॉक के हिसाब से चेंज होती रहेगी, क्योंकि स्टॉक तो एक ही जगह पर कई तरीके का हो सकता है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश्ड स्टॉक भी हो सकता है। तो वहाँ पर अलग अलग प्राइसेस या अलग अलग वैल्यू ली जा सकती है, लैंडेड कॉस्ट हो, इनपुट कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो। और जहाँ पर के बुलियन या कोई फिक्सेड स्टोर्स वगैरह है, उनकी भी वैल्यू एग्रीड वैल्यू बेसिस पर ली जा सकती है। एग्रीड वैल्यू का मतलब है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों के बीच में वैल्यू एग्री कर ली गई हो, चाहे वो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर हो या इनवॉइस वैल्यू पर, हमारा वैल्यू पर दोनों की कंसेंट हो। एक आईआरडी ने प्रोविजन किया है फायर की रेजिडेंशियल पॉलिसी में कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एस्केलेट होती रहेगी हर साल बिना एक्स्ट्रा प्रीमियम के, लेकिन ऐसा प्रोविजन इन दोनों कमर्शियल पॉलिसियों में नहीं है। यहाँ तो जितना सम इंश्योर्ड लिया गया वो सम इंश्योर्ड वो ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट नहीं होगा।
अब क्योंकि बिल्डिंग का, फर्नीचर फिक्चर्स का या प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस आपको रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पर ही करना है, तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू है क्या। रीइंस्टेटमेंट वैल्यू इंश्योरेंस की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है जिस पर कि प्रॉपर्टी को दोबारा लॉस के बाद दोबारा रिप्लेस किया जा सके या रीइंस्टेट किया जा सके बिना किसी एडिशनल बेनिफिट के। तो जो वैल्यू लगेगी उसमें डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में जिस चीज़ का भी आप इस प्रॉपर्टी का भी बीमा कर रहे हैं उसकी आपको वो वैल्यू लेनी है जिस पर कि उसको रिप्लेस किया जा सके। इसलिए कहा जाता है कि आप उस वैल्यू को भूल जाइए कि आपने कितने साल पहले कितने में खरीदा था, क्योंकि वो परचेज वैल्यू आज की डेट में मैटर नहीं करती। आज की डेट में मैटर यह करता है कि अब ये नई अगर खरीदनी पड़े तो कितने में आएगी। डिफरेंस समझिएगा, चाहे यह बिल्डिंग का केस हो या मशीनरी का केस हो या फर्नीचर फिक्चर का केस हो। अगर उसी चीज़ को आज बनाना पड़ता है तो कितने में बनेगा, उस वैल्यू पर बीमा कराना है। और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं हो। ज़्यादा होने में कोई नुकसान नहीं है, कम होते ही नुकसान इंश्योर का हो जाता है। और आप क्योंकि इंश्योर के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इंश्योर को ही पॉलिसी दे रहे हो, इंश्योरेंस का ही प्रीमियम ले रहे हो, तो इसलिए आपको कोई हक नहीं जाता कि आप इंश्योर को नुकसान वाला कोई काम कर दो, क्योंकि वही तो है जो आपकी रोजी रोटी चला रहा है, उसी ने आपको प्रीमियम दिया है और वही आपको आगे रिन्यूअल भी देगा। तो जो भी आप डिसीजन लो उसी के इंटरेस्ट में। जब IRDA जैसी रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके इंटरेस्ट में डिसीजन ले रही है, उसके लिए प्रोविजंस कर रही है, उसके लिए रिलैक्सेशंस दे रही है, उसके लिए पॉलिसीज को मॉडिफाई कर रही है, तो अपना भी ऑब्जेक्ट वही तो है। तो वैल्यू आप आज की रिप्लेसमेंट वैल्यू से भी ज़्यादा पर अगर बीमा कर रहे हैं तो आप कोई नुकसान नहीं कर रहे। इंश्योर्ड का अगर 2-4-500-1000 रुपये का प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान तब होगा जब आपने अंडर इंश्योरेंस कर दिया और उसका लाखों का लॉस हो जाए क्लेम के टाइम। वो लॉस मल्टीपल टाइम्स में होगा, वो 10 टाइम्स भी हो सकता है, 100 टाइम्स भी हो सकता है, 1000 टाइम्स भी हो सकता है। इसलिए रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पर ही बीमा करना है या उससे ज़्यादा पर करना है, लेकिन कंपनी करना है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आज की डेट में जो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसको देने को तैयार है। अगर किसी चीज़ को आपने बेच दिया है, बेच कर डिलीवरी नहीं दी है, तो जितने में बेचा है और डिलीवरी देने से पहले अगर लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो प्राइस भी देने को तैयार है जिस पर कि आपने बेचा है। इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इंश्योर्ड को उसी फाइनेंशियल पोजीशन में ले आए जिसमें वो लॉस से पहले था। इसी को तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। To bring the insured in the same financial position which he was occupying immediately before the loss, this is called principle of indemnity. तो अब आप कॉमन सेंस से सोचिए कि जिस आदमी का अगर आज की डेट में 2 करोड़ का लॉस हो रहा है और हम उसको अगर 1 करोड़ दे रहे हैं या 1.25 करोड़ दे रहे हैं क्योंकि उसका सम इंश्योर्ड कम है, तो सफर तो हर तरीके से इंश्योर्ड ही हुआ और कितना नुकसान हुआ उसका। इसलिए रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पर ही बीमा कराना हमेशा एडवाइजेबल होता है या उससे ज़्यादा। अब इस पॉलिसी में IRDA ने कुछ इनोवेटिव कवर भी डाले हैं जो कि पॉलिसी के इनबिल्ट कवरेज में है और उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी का इनबिल्ट पार्ट है और ये रिस्क ऑटोमेटिकली कवर्ड है बाय डिफॉल्ट। Coverage for money up to ₹50,000. Coverage for documents such as deed, manuscript, drawing, etc. up to 50,000. Coverage for computer program, information and data up to 5 lakh. Coverage for personal effect of visitors, employees and directors, maximum 20 people and 15,000 per person, यानी 3 lakh. अब ये जो एडिशनल कवरेज है
इन दोनों पॉलिसी में जो दिए जा रहे हैं कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है, तो इसके मायने ये है कि ये जो डिसीजन लिए गए हैं, दीज ऑल डिसीजंस आर इन फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर, उसके इंटरेस्ट में है। मिस्टर पुनीत गौड़ा म्यूट कर लीजिए। मिस्टर पुनीत गौड़ा, यू आर ऑन अनम्यूट, जस्ट म्यूट योरसेल्फ, देयर इज सम डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर एंड। ओके, तो ये जो इनबिल्ट इनोवेटिव कवरेज डाले गए हैं, इन सबका पर्पस पॉलिसी होल्डर को ही बेनिफिट देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे बिल्डिंग को या फैक्ट्री को या कोई ऑफिस को किसी एक कारण से लॉस हुआ, चाहे वो साइक्लोन है या फ्लड है या कोई फायर है या कोई लैंडस्लाइड है, तो जब लॉस होता है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इट हैज गॉन फॉर टोटल लॉस, कंप्लीट लॉस। इसका मतलब वहां जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। पैसे थे वो भी गए, डॉक्यूमेंट थे वो भी गए, कंप्यूटर का डेटा या इंफॉर्मेशन थी वो भी गए, लोगों का सामान रखा था, पर्सन लगे रखे थे वो भी गए, मशीनरीज भी गई, स्टॉक भी गई। ये जो कैलेमिटीज होती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज या डिवाइन कैलेमिटीज या एक्ट ऑफ गॉड, इनके रिजल्ट्स बड़े हॉरिबल होते हैं। हालांकि इंडिया में भगवान की दया से इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो बड़ा हॉरिबल लॉस होता है। जोशीमठ आपने सुना होगा, फ्लड डैमेजेस आपने सुने होंगे, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपने फायर का केस सुना होगा। क्योंकि कई बार ऐसी इंस्टांसेस हो जाती हैं कि लॉस हो करके उसको कंट्रोल करते 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 इतना टाइम लग जाता है, तब तक वह सब कुछ बर्न टू एशेस, राख में बदल गया सब कुछ। ये तो फ्यू आवर्स के खेल होते हैं, फ्यू आवर्स में शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कई जगह तो जब सब कुछ राख में बदल गया तो बचेगा क्या? तो वहाँ ये लॉसेस बड़े कॉमन हो जाते हैं और इनके लिए कोई कभी पैसे देने वाला नहीं था। अब इनको इस पॉलिसी में, दोनों पॉलिसियों में शामिल किया गया है, इसलिए ये रिस्क भी कवर्ड हो गया। ऐसा एक बेनिफिट और दिया गया है कि अंडर इंश्योरेंस को वेव कर दिया जाए। पॉलिसी में सम इंश्योर्ड निकालने का जो पैटर्न किया गया उसके पीछे मंशा एक ये भी है IRDA की कि इंश्योर्ड अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ले, लेकिन अगर बाई चांस मार्केट के फ्लक्चुएशन से या उसकी पर्टिकुलर लोकेशन की वजह से या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना से अगर वैल्यू एकदम एस्केलेट हो गई, बढ़ गई, तो उसका नुकसान भी इंश्योर को नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता रहता है, ये तो मार्केट है, ये तो बाजार है जिसको आप कहते हैं। ऐसी सिचुएशन नॉर्मली होती है, बिल्डिंग्स में भी, प्लांट एंड मशीनरीज में भी, फर्नीचर पिक्चर्स में भी, स्टॉक्स में भी। तो क्योंकि एक बार पॉलिसी ले ली गई तो सम इंश्योर्ड जो था वही चल रहा है। हालांकि प्रोविजन है कि सम इंश्योर्ड बीच में बढ़ाया जा सके, लेकिन नॉर्मली एक बार पॉलिसी लेने के बाद कोई केयर नहीं करता, फिर तो भूल जाते हैं, ना आप ध्यान दिलाते हैं ना उनको ध्यान देता है, फिर पॉलिसी चलती रहती है। इसका ख्याल तब आता है जब पॉलिसी में कोई लॉस आ जाए। उस वक्त ये सिचुएशन निकल के आती है कि ये सम इंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड है या ओवर इंश्योर्ड है। वहाँ ये सोचना पड़ जाता है कि ओवर इंश्योर्ड होता तो शायद इंश्योर्ड को लॉस नहीं होता, बच जाता है। और अगर मार्जिनल लॉस है तो भी बच जाएगा, लेकिन कंसिडरेबल लॉस है, मेजर पार्ट, तो फिर इंश्योर्ड के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति। तो IRDA ने प्रोविजन किया कि 15% तक अगर अंडर इंश्योरेंस होगा तो उसके क्लेम में से काटा नहीं जाएगा, उसको वेव कर दिया जाएगा। क्योंकि 10-15% तो नॉर्मली हो ही जाता है। ये एग्जाम्पल से भी बताया गया कि भाई अगर तुमने कोई पॉलिसी कराई है
अगर आपकी शॉप है या कोई स्मॉल यूनिट है या कोई शोरूम है जिसमें आपने कोई पॉलिसी ले ली, मतलब 5 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड है, 5 करोड़ की पॉलिसी ले ली, लेकिन बाई चांस डेट ऑफ लॉस को ये पता लगता है कि सम इंश्योर्ड 6 करोड़ होना चाहिए था या 5.5 करोड़ होना चाहिए था, क्योंकि जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है, जो इंस्पेक्ट कर रहा है, जिससे वैल्यूशन भी पता है, तो उसका जो असेसमेंट ऑन वैल्यूशन वो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है। तो वहाँ अगर आपका अंडर इंश्योरेंस निकल रहा है और ज़्यादा निकल रहा है, तब तो इंश्योर के लिए चिंता की बात है ना। तो इसलिए अगर 5% बढ़ गया या 10% बढ़ गया या 15% बढ़ गया, वे हो जाएगा। ये प्रोविजन सिर्फ इन्हीं 2 पॉलिसियों में, एक्सटर्नल फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ये प्रोविजन नहीं है। इन 2 में भी इसलिए किया गया है कि ये छोटे जो दुकानदार हैं या कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले हैं, इनको ज़्यादा लॉस नहीं उठाना पड़े। ये इनके प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, ये इनके लिए बेनिफिट्स देने वाली स्थिति है। तो अगर किसी सिचुएशन में अंडर इंश्योरेंस वालिया 10% आ रहा है या 12% आ रहा है या 15% आ रहा है, तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर ये बढ़ के अगर 15% से ज़्यादा निकल गया, तो फिर उसमें शेयरिंग की भी गुंजाइश नहीं। 20% हो गया, 25% हो गया, 30% हो गया, तो फिर तो सारा की सारा उतने परसेंट अमाउंट क्लेम में से डिडक्ट हो जाएगा। क्योंकि अंडर इंश्योरेंस मीन्स एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज जहाँ भी लग गया, तो उसका तो सेट फॉर्मूला है, सम इंश्योर्ड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू लॉस। सम इंश्योर्ड अगर आपकी मार्केट वैल्यू या रिप्लेसमेंट वैल्यू या रीस्टेटमेंट वैल्यू से कम है, तो लॉस उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और जितना भी होगा लॉस कम हो जाएगा। तो वहाँ पर शेयर ही नहीं होगी कि 15% वेव कर दीजिए, बाकी के काट लीजिए, नथिंग लाइक दैट। और ये नुकसान लैक्स में भी हो सकता है, मिलियंस में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, जो कि 50 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड के अलावा ही पॉलिसी। अब इसमें आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें जो कि पहली पॉलिसी में कवर नहीं थी, आज भी नहीं है, उनको भी कवर करने की छूट दी गई और बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के दी गई। जैसे स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट है, इसको समझिए। किसी दूसरे का सामान मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, मेरे ऑफिस में आग लग गई, उसका सामान भी जल गया, तो उसका तो क्लेम बनता ही नहीं, क्योंकि मेरा तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे रखा हुआ है। लेकिन कई बार ये सामान इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, जैसे फिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, स्टॉक इन प्रोसेस है, स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है। अब ये किसी रिलेशनशिप पे, किसी ट्रस्ट की वजह से रखा हुआ है। वो मेरा दोस्त है या मेरा परिचित है या मेरा फेलो एम्प्लॉय है या मेरे साथ स्टार्टअप है उसका या मेरा नेबर है, कुछ भी। अब ये रिस्क कवर हो जाएगा। लेकिन इसके 2 स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर कैसा नॉर्मली होता है। जैसे मोटर व्हीकल गैराज, अब गैराज मेरा है, गाड़ियाँ तो आपकी रिपेयर होने आएंगी ना, तो मैं उन गाड़ियों का मालिक तो हूँ। मेरे यहाँ से कोई आग लग गई या कोई नुकसान हो गया या पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो आप तो मेरे से क्लेम करेंगे उसकी वैल्यू। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो ऐसी 20 गाड़ी रखी, सब रिपेयर होने आई है, सबका नुकसान हो गया, मैं कितना नुकसान दूंगा? तो पहले लॉस पे नहीं होता था, अब इन दोनों पॉलिसी में पे होंगे। ऐसे ड्राई क्लीनर का केस है, ड्राई क्लीनर का केस ले लीजिए। सर्दियाँ खत्म होने को है, आपने अपने 3 सूट ड्राई क्लीनर को दे दिए, कुछ ब्लैंकेट्स दे दिए, वुलन क्लोथ्स दे दिए, और उसकी दुकान में आग लगी, फ्लड आ गई, सारा पानी भर गया, सब डैमेज हो गया।
तो उसके यहाँ तो सैकड़ों जोड़ी कपड़े पड़े हैं, हज़ारों जोड़ी कपड़े पड़े हैं, 10-5 लाख का माल पड़ा है, किस किसको पैसे देता रहेगा। लेकिन अब ये पॉलिसी इस रिस्क को कवर करती है। इंटरेस्टिंग चीज़ें समझने की। इसी तरीके से एडिशन, सल्टेशन और एक्सटेंशन से कोई भी ऑफिस, होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जिसमें अगर वो अच्छे इनकम पे चल रहा है तो उसमें कोई एडिशंस नहीं किए जाए, अल्ट्रेशंस नहीं किए जाए, एक्सटेंशंस नहीं किए जाए। आपने देखा होगा, एक फ्लोर का ऑफिस लिया था, 2 साल बाद उसमें 2 मंजिल हो गई, 4 साल बाद 3 मंजिल हो गई, बढ़ता चला जा रहा है। और ऑफिस का फ्लोर बढ़ेगा तो मतलब सारी एम्यूनिटीज बढ़ेंगी, फर्नीचर फिक्चर भी हैं, लाइटिंग भी हैं, सेट्स भी हैं, कंप्यूटर्स वगैरह भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं, सब कुछ बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिसी पीरियड में भी ऐसे एक्सटेंशंस, एडिशंस और एडिशंस हो जाते हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो सम इंश्योर भी बढ़ गया, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, और जितना पॉलिसी पीरियड बाकी अगर उसमें कोई लॉस हो गया तो उसका डबल इम्पैक्ट आएगा। पहली चीज़, आपने ये एडिशन कवर ही नहीं कराया, हमको इंटीमेट ही नहीं किया। दूसरी चीज़, इसकी वैल्यू बढ़ने से अंदर इंश्योर हो गया। दोनों ही सिचुएशन में इंश्योर सफर है। अगर वो इसकी इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है और ये ऐसा एडिशन या डिवीजन मैक्सिमम सम इंश्योर के 15% तक की कॉस्ट में होता है तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जो उसका डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम है वो दे दीजिए। डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसका सम इंश्योर्ड की वैल्यू बढ़ना चाहिए। सम इंश्योर्ड की वैल्यू इसलिए बढ़ना चाहिए कि आपने एडिशनल इनकम लगाया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, तो जब वैल्यूएशन होगा प्रॉपर्टी का तो उसमें आ जाएगी। इसलिए एडिशनल प्रीमियम देना ऑलवेज एडवाइज। अब इन दोनों पॉलिसीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि सम इंश्योर्ड के बेसिस पर तो ये पैरामीटर होंगे 5 करोड़ तक और 50 करोड़ तक। कंपल्सरी एक्सेस दोनों का डिफरेंट होगा। स्टार्टअप एक्सेस की लिमिट डिफरेंट होगी, फ्लोटर कवर की सूक्ष्म उद्यम में कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, रिस्क कवर हो जाएगी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या, वो तो फ्लोटर कवर के लिए तो उसको इंटीमेशन देनी पड़ेगी कितने किस लोकेशन पर गोडाउन है, कितना उनका वैल्यूशन है, और कुछ फॉर्म में डिटेल तो देना ही होगा, लेकिन बिना किसी एडिशनल प्रीमियम की कवर हो जाएगी। मिनिमम प्रीमियम दोनों का अलग अलग। अब पॉलिसी के अदर फीचर्स भी समझ लीजिए, जैसे कि आपको किसी इंश्योर्ड की पॉलिसी में ये समझ में आता है कि इसका सम इंश्योर्ड कम रह गया, कल को इसके यहाँ कोई लॉस हो गया तो ये इसका क्लेम नहीं मिलेगा, तो आप उसको एडवाइज कर सकते हैं कि आप अभी भी अपनी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। आपको इतना डिफरेंस अमाउंट देना होगा और जिस चीज़ का आपको वैल्यू से इनकम लग रहा है उसका आप सम इंश्योर्ड बढ़ा करके उसको इंक्रीज कराएं। कल को अगर कोई लॉस हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उसको बढ़ा करके एंडोर्समेंट भी पास करती है। लेकिन और किसी चीज़ की लिमिट नहीं बढ़ेगी, बेनिफिट्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगे, कंपल्सरी एक्सेस भी एज इट इज़ रहेगा। एड ऑन कवर सेलेक्ट किए जा सकते हैं, वो तो पॉलिसी के बिगनिंग में ही जितने भी हैं सेलेक्ट किए जा सकते हैं, जो भी कस्टमर्स की चॉइस है। टेररिज्म की लिमिट अलग है हर केस में, लेकिन वो तभी अप्लाई होगी जबकि टेररिज्म से लॉस हो। और जब भी आप फायर की पॉलिसी को किसी को भी सेल कर रहे हैं तो आप एड ऑन कवर ज़रूर एडवाइज कीजिए, क्योंकि हमारे पास भी 8 एड ऑन कवर है और हमारे कस्टमर्स को पता नहीं। तो आप बताएंगे तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के एड ऑन भी लेगा, आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, उसकी रिस्क कवरेज भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन अप टू 50,000 है, क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट है, लॉस ऑफ रेंट है, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर अल्टरनेट एकोमोडेशन भी है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डैमेज कवर है, इनवॉलंटरी बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन और एस्केलेशन क्लॉज। ये 8 एड ऑन कवर हैं जो कि
इन पॉलिसीज के आने के बाद हमने IRDA से अप्रूव कराए। अब आप किसी को फ्लोटर कवर दे रहे हैं तो उसको ये कहें कि यू हैव टू डिक्लेयर ऑल लोकेशंस और सभी की वैल्यू सिंगल गोडाउन सहित टोटल वैल्यू बतानी होगी, तो पॉलिसी में कवर हो जाएगी। अब ये पॉलिसी आप ओनर को दीजिए, प्रिंसिपल को दीजिए, एंटरप्रेन्योर को दीजिए, शॉपकीपर को दीजिए, जिसकी इंडस्ट्री है उसको दीजिए, लेकिन इन प्रोसेस अगर बहुत सारे चेंजेस वहाँ चल रहे हैं, जैसे लीज पे दी जा रही है, तो ले सकते, सेल कर दी गई है तो बायर को दीजिए, क्योंकि सेलर का राइट खत्म हो गया। रेंट पे दे दी गई है तो टेनेंट को दीजिए। अब टेनेंट के साथ सिर्फ ये की प्रॉब्लम है कि वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस आपसे नहीं लेगा, क्योंकि उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है बिल्डिंग का, वो ओनर नहीं है। तो आप उसको दे सकते हैं, बाकी चीज़ों का तो ओनर है, स्टॉक का भी, प्लांट एंड मशीनरी का भी, फर्नीचर फिक्सर्स का भी। हाल की पॉलिसी में रेस्टोरेशन में भी सम इंश्योर्ड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी पॉलिसी में क्लेम पे होता है तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाता है फॉर दी अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ क्योंकि ये पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस है, इसलिए कोई फर्दर लॉस हो और उसमें अंडर इंश्योरेंस अप्लाई हो, उससे बेटर ये है कि आज जब क्लेम सेटलमेंट हो रहा है उसी वक्त डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे करके सम इंश्योर्ड को रजिस्ट्रेट करा लिया जाए। अब आपने देखा कि हर पैकेज पॉलिसी में सेक्शन 1 मैंडेटरी है, वो फायर इंश्योरेंस है। बाय डिफॉल्ट जो फायर इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड है उसके हिसाब से पॉलिसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो इन सभी पॉलिसीज में अब स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल कवरेज पॉलिसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली ये पॉलिसी 50 करोड़ से नीचे के सम इंश्योर्ड के लिए होती है। और एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फ्रॉम प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल और ये बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कुछ और भी ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस पॉलिसी का जो भी रेट कोट जनरेट होगा वो सपोर्ट ऑफिस से अंडरराइटर करेगा, क्योंकि उसको उन सभी फीचर्स को कंसीडर करना है जिन पर कि प्रीमियम रिड्यूस हो सकता है, जिन पर कि प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है। अब जहाँ और जैसी रिस्क है, क्योंकि फायर इंश्योरेंस के सारे प्रपोजल ऑक्यूपेंसी बेसिस पर मेरिट में आते हैं और उनके मेरिट ये देखी जाती है कि यहाँ पर कितने फायर एक्सटिंग्विशिंग अप्लायंसेस हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितना गुड फीचर डिस्काउंट दिए जा सकते हैं। ये कुछ अंडरराइटिंग कंसिडरेशंस होते हैं। तो कोटेशंस के लिए सपोर्ट ऑफिस ही प्रोवाइड करेगा, इसलिए ब्रांचेस को ये पावर नहीं है कि पॉलिसी इशू कर दे। तो देखें कि ये चीज़ है कि आप जब भी फायर पॉलिसी दे रहे हैं किसी भी कस्टमर को, तो आउटराइटली आपको ये पता होना चाहिए कि किस कस्टमर को कौन सी पॉलिसी देना बनता है। मैं अगर आपको ये कह दूं कि मेरी फैक्ट्री है जयपुर बैटर्स या बॉश कंपनी मेरी, और मेरा सम इंश्योर्ड मान लिया 40 करोड़ है, आप मेरे लिए IR सजेस्ट कर रहे हैं या स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियल पॉलिसी सजेस्ट कर रहे हैं, तो उससे आपकी इनकॉम्पिटेंसी झलकती है। क्योंकि मुझे इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स पॉलिसी तो आप दे ही नहीं सकते 50 करोड़ से कम के सम इंश्योर्ड पर, और मेरा सम इंश्योर्ड ही 40 करोड़ है, तो मुझे आप सही पॉलिसी सजेस्ट कर ही नहीं है। और अब केवल सम इंश्योर्ड ही ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पर
तो ये कुछ फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिससे कि आपको पता लगता है कि फायर की नॉलेज आपको है। अब आप बताएं आज टेस्ट के मूड में है या नहीं? मैं तो आपको टेस्ट पेपर भेज सकता हूँ, लेकिन अगर ये आप प्रिपेयर्ड हैं तो ही भेजो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कल के लिए रखूँ, बोलिए। ओके सर। क्या क्या इंटेंशन है, बोलिए। पेपर फायर का भेजूँ क्या अभी? टुमारो सर। टुमारो, ठीक है। ठीक है, कल प्रोडक्ट भी दूसरा होगा, कल टेस्ट भी दूसरा होगा, और कल 20 मिनट का टाइम हम रखेंगे टेस्ट के लिए। 4:20 पर आप कनेक्ट हो जाइए, 5:10 पर हम आपको पेपर दे देंगे, और 5:30 तक आप उसे मेरे को दे दीजिएगा। ठीक है सर। ओके ओके। आज किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है?